अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल न्यूरॉन की वर्किंग को डिस्कस किया था, जिसको हम परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं कि एक सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है वो किस तरह से काम करता है। उसमें हमने परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिदम को पहले डिस्कस किया, उसके बाद उसकी एक एग्जांपल देखी। आज इस लेक्चर में जो है वो हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में एक न्यूरॉन यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज होते हैं, और इसको हम मल्टी लेयर इसलिए कहते हैं कि उन न्यूरॉन्स को हम मल्टीपल लेयर्स में अरेंज किया जाता है। इन शॉर्ट हम इसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसको इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। जिसका ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन जो है वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसी तरह वहीं से इंस्पायरेशन लेते हुए ये एल्गोरिदम भी डेवलप किया गया है, जिसमें हम न्यूरॉन्स को लेयर बाय लेयर डिफाइन करते हैं और फिर एक लेयर के न्यूरॉन जो है वो दूसरी लेयर से कनेक्ट होते जाते हैं, और इस तरह से हमें फाइनली इनपुट टू आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं, और फिर हमारे लिए जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल परसेप्ट्रॉन की लिमिटेशंस को। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए, एक एंड लॉजिकल ऑपरेटर की है, दूसरी एग्जांपल और लॉजिकल ऑपरेटर की है, और थर्ड एग्जांपल एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक सिंगल लाइन के थ्रू यस और नो डिसीजंस को सेपरेट कर सकते हैं। एक लीनियर लाइन के थ्रू जो है वो इसे डिफाइन किया जा सकता है कि इस लाइन से ऊपर जो है वो आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं एंड में वो 1 क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन है वो क्लास 0 को या फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम और लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल लें तो आर को भी हम एक लीनियर लाइन के थ्रू जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। इस लाइन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं या जितने भी सैंपल्स हैं वो क्लास 1 से बिलोंग करते हैं, और इस लाइन से बिलो जितने सैंपल्स हैं वो क्लास 0 से बिलोंग करते हैं। लेकिन यही केस जो है वो एक्सक्लूसिव और पे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है। एक्सक्लूसिव और में हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो हम एक लाइन के थ्रू यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इस लाइन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो सैंपल्स हैं हम क्लास 1 से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि इस लाइन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्लास 0 से बिलोंग करते हैं। फर्दर इसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि ये सेकंड लाइन है। अब इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन वाला रीजन जो है वो क्लास 0 को डिस्क्राइब कर रहा है, और इस लाइन से ऊपर वाला रीजन भी क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लाइन से नीचे वाला रीजन जो है वो भी क्लास 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन अब हमें जो है वो एक न्यूरॉन्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, हमें इसके लिए मल्टीपल न्यूरॉन्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक न्यूरॉन जो है वो एक सिंगल डिसीजन ले सकता है या डेटा को सिंपली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव और को डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 न्यूरॉन्स चाहिए होंगे। एक न्यूरॉन जो है वो लाइन 1 को लर्न करेगा और दूसरा न्यूरॉन जो है वो लाइन 2 को लर्न करेगा। इट मीन ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक न्यूरॉन के साथ सॉल्व नहीं की जा सकती। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, इन शॉर्ट हम इन्हें MLPs भी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर को हम कह रहे हैं इनपुट लेयर। सेकंड पार्ट हमारे पास हिडन लेयर। क्या हिडन लेयर में हम मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हैं। इन जनरल हम इन सबको हिडन लेयर कहेंगे। हिडन लेयर में
हम जो है वो 1 to n लेयर्स ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम सिंपल मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल लें तो वहां पे हम एक हिडन लेयर कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप इसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स ऐड कर सकते हैं। और फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर जो है वो हमें फाइनली जो प्रेडिक्शन देती है या न्यूरॉन का आउटपुट जो जनरेट होता है वो आउटपुट लेयर से जनरेट होगा। एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएं कि इनपुट लेयर को हम प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे नहीं कहेंगे। इट मीन ये प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, ये सिंपली हमारे इनपुट्स को डायरेक्ट करते हैं हिडन लेयर्स की तरफ, लेकिन ये प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो इस हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन्स हैं, इसी तरह सेकंड हिडन लेयर में भी 4 न्यूरॉन्स हैं, और आउटपुट लेयर में जो यूनिट्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और ये फाइनली जो है वो आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन है। अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी तो फिर हम आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन यूज करेंगे जो कि 0-1 का डिसीजन करने के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास 3 क्लास 4 क्लास इट मींस मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम हो तो फिर हम जो है वो मल्टीपल आउटपुट लेयर पे न्यूरॉन्स यूज करेंगे। इन लेयर्स में जो न्यूरॉन्स हैं वो नेक्स्ट लेयर पे न्यूरॉन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हर एक लेयर पे जो न्यूरॉन है वो नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सारे न्यूरॉन्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इस सिनेरियो को हम फुली कनेक्टेड कहेंगे। MLPs को हम ये भी कहते हैं कि ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं। परसेप्ट्रॉन्स को यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर्स भी कहा जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हिडन लेयर जो है वो, जिसको मिडल लेयर भी कहा जाता है, वो बेसिकली किस चीज को हाइड कर रही हो। A hidden layer hides its desired output. Neurons in the hidden layer cannot be observed through the input-output behavior of the network. There is no obvious way to know what the desired output of the hidden layer should be. इसका मतलब ये है कि हम जो है वो हिडन लेयर पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअली जो है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, क्योंकि हिडन लेयर पे जो इनपुट है वो इनपुट लेयर से आ रहा होता है, और फिर हिडन लेयर्स का आउटपुट है वो हमारी आउटपुट लेयर का इनपुट बनता है। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एक्चुअली जो है वो हिडन लेयर पे क्या लर्न किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेसिकली जो है वो रिजॉल्व करने के लिए यूज हो रही होती है कि जितना ज्यादा हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा हमें जो है वो हिडन लेयर पे उतने ज्यादा न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। और नॉर्मल जो अप्रोच यूज की जाती है वो 10 to 1000 न्यूरॉन्स हिडन लेयर में यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी लेवल पे न्यूरॉन्स को कंसिडर करें, हम जो कि सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, तो वहां पे भी हम जो है वो मल्टीपल हिडन लेयर यूज कर लेते हैं। और इसी मॉडल के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम एक्सट्रीम लर्निंग मशीन भी कहते हैं। यानी अगर आप हिडन लेयर में मल्टीपल लेयर ऐड करते जाएं तो वो एक्सट्रीम लर्निंग मशीन कहलाएगी, और उसमें फिर आप जो है वो मल्टीपल न्यूरॉन यूज कर सकते हैं। अब हर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो एक डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो सकता है, या हम जो है वो सेम एक्टिवेशन फंक्शन हर न्यूरॉन पे भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं एक्टिवेशन फंक्शंस की। पहला जो है वो स्टेप फंक्शन है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली इस तरह से काम करता है कि अगर आपका टोटल सम इनपुट्स और वेट्स का जो टोटल सम है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम आउटपुट 1 जनरेट करते हैं, अदरवाइज आउटपुट जो है वो 0 जनरेट किया जाता है। और सेकंड एग्जांपल जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन की है। सिग्मॉइड फंक्शन इसको बेसिकली हम जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी कहते हैं, और इसमें आउटपुट जो है वो 0 और 1 के इन बिटवीन जनरेट होता है। इट मीन यहाँ पे जो है वो हमारे पास
फ्लोट टाइप वैल्यूज जो है ये हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। 0-1 इन बिटवीन का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.7 और 0.8 भी हो सकती है। जबकि स्टेप फंक्शन हमें या तो 0 आउटपुट जनरेट करके देता है या 1 जनरेट करके देता है। इसके अगर हम एप्लीकेशन डिस्कस करें तो वो मल्टीपल एरियाज में है। अप्रोक्सीमेटली आप कोई भी एरिया उठाएं तो वहां पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इमेज बेस्ड हो, चाहे वो टेक्निक जो है वो वॉइस बेस्ड हो, वो टेक्सचुअल बेस्ड हो सकती है, वो आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट डेटाबेसिस से डेटा हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में आप सैंपल्स ले और अगर आपके पास क्लास लेबल्स हैं तो हम इन्हें वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन दो पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट पर्पज इसका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है और सेकंड जो जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं। इनके अगर एग्जांपल्स लें तो वो पेशर्स, लेंथ ऑफ स्टे या स्टॉक मार्केटिंग है कि प्राइस फॉरकास्ट करनी हो। इसके अलावा इमेज रिकग्निशन है या ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग कंट्रोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी लर्निंग की तरफ कि हमने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन लर्न कैसे करता है, इसमें लर्निंग मैकेनिज्म जो है वो काम कैसे करता है। क्योंकि हम पहले जो है वो परसेप्ट्रॉन पढ़ चुके हैं तो मेन लर्निंग मैकेनिज्म तो बेसिकली जो है वो वेट्स ही हैं कि W की वैल्यूज हैं। जब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की तरफ आते हैं तो वहां पे हर कनेक्शन के ऊपर जो है वो वेट यहाँ पे भी यूज होता है और जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ कनेक्शन भी बढ़ते जाएंगे और हर कनेक्शन को हम लेबल करते हैं वेट के साथ। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन बेसिकली यही है कि हमने यहाँ पे वेट्स को एडजस्ट करना है। वेट्स की हमने वो ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है थ्रू ट्रेनिंग, कि जहाँ पे हमारा न्यूरॉन हर सैंपल के अगेंस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने लग जाए। या हम एक मिनिमम एरर रेट डिफाइन करते हैं कि वो अचीव अगर कर लिया जाता है तो इट मींस कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो चुका है। तो क्योंकि हम इसको सुपर क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जो है वो सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। तो इसमें सेंड दी MLP एंड इनपुट पैटर्न एक्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, तो हम ट्रेनिंग में से एक इनपुट जो है वो इसे सेंड करते हैं और उसकी बेस पे ये हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। और जब आउटपुट जनरेट होता है तो फिर हम जो है वो यहाँ से एरर कंप्यूट करते हैं और एरर एक्चुअली जो है वो हमारा क्लास लेबल और न्यूरॉन के आउटपुट का डिफरेंस है। और उसी एरर को फिर जो है वो यूज करते हुए हम इसके वेट्स को अपडेट करते हैं। एरर की बेस पे या तो वेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं और फिर हम नेक्स्ट इनपुट की तरफ मूव करते हैं और यही प्रोसेस जो है वो रिपीटली परफॉर्म करना पड़ता है जब तक हमारा न्यूरल नेटवर्क प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो जाता। अब जब हमने वेट्स अपडेट करने हैं और इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक इनपुट के ऊपर एरर जनरेट होता है तो हमें नेक्स्ट इनपुट का नहीं पता होता कि वो किस तरह का इनपुट है। वेट अपडेशन का फार्मूला और वही सिंपल फार्मूला जो कि हम पहले परसेप्ट्रॉन में यूज कर चुके हैं, न्यू W की वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वेट्स प्लस अल्फा स्टैंड फॉर लर्निंग वेट मल्टीप्लाइड बाय T माइनस Y क्लास लेबल्स और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस और XI इनपुट। मीन स्क्वायर एरर के फार्मूले को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एरर तो हम उसी तरह से कंप्यूट कर रहे हैं जो कि T माइनस O है और हम ये एरर एंड टाइम कंप्यूट कर रहे हैं। N बेसिकली हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न्स है या नंबर ऑफ एग्जांपल्स है या नंबर ऑफ, इसको हम जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं अगर हमने आउटपुट लेयर पे मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज कर रहे हैं। अगर आउटपुट लेयर पे एक न्यूरॉन होगा तो फिर तो हमें सिंपल T माइनस O की बेस पे हम एरर कंप्यूट कर लेते हैं।
अब अगर हमारे पास मल्टी आउटपुट लेयर के ऊपर मल्टीपल न्यूरॉन हो तो फिर भी हम मीन स्क्वायर एरर वाली टेक्निक यूज करते हैं। और अगर हम जो है वो एक इपॉक कंप्लीट होने के बाद उसके वेट्स अपडेट करना चाहते हैं तो फिर भी हमें मीन स्क्वायर एरर जो है वो यूज किया जाता है। और ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम हर इनपुट के बाद जो है वो जो एरर आता है उसको कंप्यूट करके वेट्स को अपडेट करना है या एक इपॉक कंप्लीट होने के बाद जो है वो वेट्स अपडेट करने हैं। मीन स्क्वायर एरर को हम दो जगह पे यूज कर सकते हैं, एक जब आउटपुट लेयर पे मल्टीपल न्यूरॉन हो तो फिर मीन स्क्वायर एरर यूज करना है, या आपने एक इपॉक के बाद अगर एरर्स को अपडेट करना है तो फिर भी मीन स्क्वायर एरर यूज किया जाता है। और उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं जो कि नेगेटिव एरर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, उसकी बेस पे हमारे पास सम आ जाएगा और उस सम को फिर नॉर्मलाइज करने के लिए हम 2 into n पे डिवाइड कर देते हैं। और लर्निंग का एक्चुअली यहाँ पे जो पर्पस होता है वो एरर को मिनिमाइज करना है बाय एडजस्टिंग बेस। इसकी बेस पे जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूले को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है या स्लोप को कहते हैं। उसी को अगर हम इनपुट बाय इनपुट जो है वो अगर हम मॉनिटर करें तो हम उसको चेंज इन वेट्स या चेंज इन एरर भी कह सकते, क्योंकि एरर भी चेंज हो रहा होता है, वेट्स भी चेंज हो रहे होते हैं। और नॉर्मली इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए वो वेट्स की न्यू वेट्स इक्वल टू ओल्ड वेट्स प्लस डेल्टा W मीन्स चेंज इन वेट्स। ग्रेडियंट में एक्चुअली जो मैथमेटिकल टेक्निक यूज होती है वो डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव अगर हमने किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप ही डिफाइन करता है कि अगर आप एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। उसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब कंप्यूट करते हैं तो हम कह रहे हैं कि y में कितना चेंज होगा जब x जो है वो चेंज करेंगे। इट मीन y क्योंकि हमारा यहाँ पे आउटपुट है और x जो है वो एक्चुअली इनपुट है, तो इट मीन इनपुट में चेंज की बेस पे न्यूरॉन का जो आउटपुट है उसमें कितना चेंज आता है और उसी की चेंज की बेस पे हम जो है वो एरर कंप्यूट कर रहे होते हैं। x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स और इनको हम एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये x से जो है वो x को x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है। और जैसे ही हम जो है वो x एक्सिस को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो y एक्सिस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और वही इंक्रीज उनकी वैल्यूज में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है उसकी बेस पे इनपुट बाय इनपुट जो है एक स्लोप जनरेट होती है और स्लोप को ही हम बेसिकली जो है वो ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट एंड डेरिवेटिव, यहाँ पे अगर किसी डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इट मीन्स कि हमें जो है वो y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी उसका मतलब ये है कि y की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फिर अगर हम y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें x की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 है इट मीन्स कि हमने अपना ऑप्टिमल पॉइंट, जिसको हम मिनिमम भी कह सकते हैं वो मैक्सिमम भी कह सकते हैं और इन जनरल जो है वो प्लेटो कहलाता है, हम जो है वो उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं या हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। अब एरर को मिनिमाइज करने के लिए या उस मिनिमम y की वैल्यू को अचीव करने के लिए जो है वो ये फार्मूला यूज किया जाता है जिसमें हम x की न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड x माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x y with respect to x tell us the correct direction to go। It means कि लर्निंग रेट जो है वो स्लोप को कंट्रोल करता है कि स्लोप में कितना
इंक्रीमेंट होगा या कितना डिक्रीमेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डेरिवेटिव डिसाइड करता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स एक नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, और उसकी बेस पे फिर हम डेरिवेटिव जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी एक वेरिएबल का जो है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं, और अदर वेरिएबल्स को जो है वो हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, then we can have partial derivative of y with respect to x1 and partial derivative of y with respect to x2। और हमारे लर्निंग के केस में एक्चुअली जो हमारा लर्निंग रूल है वहां पे हम जो है वो वेट ही यूज कर रहे होते हैं, और हमें जो है वो इसकी बेस पे डेल्टा W कंप्यूट करना पड़ता है जो कि चेंज इन वेट है। और डेल्टा W में एक्चुअली हम लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं एरर और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट। हम लर्निंग रूल जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमने एरर को मिनिमाइज कैसे करना है बाय अपडेटिंग दी वेट। उसके लिए फार्मूला जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो यही फार्मूला है। यहाँ पे डेल्टा W एक्चुअली जो है वो डिफाइन करता है ग्रेडियंट डिस्टेंस को, जिसका मतलब ये है कि डेल्टा W हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में जो है वो हमारी स्लोप रोल डाउन होगी, और उसी स्लोप को हम रोल डाउन होने को हम कहते हैं डिस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ द एरर। कि एरर हमारा जो है वो किस तरह से मिनिमाइज हो सकता है बाय अपडेटिंग दी वेट यूजिंग ग्रेडियंट डिस्टेंट टू मिनिमाइज दी एरर। अगर हम इसमें सिग्मॉइड फंक्शन एज अ एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, उसका फार्मूला ये है जो कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस अल्फा वी यू आई बेसिकली यहाँ पे कंप्यूट होता है सम ऑफ वेट्स एंड इनपुट। और इसी को यूज करते हुए हम जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हुए हमें फाइनली ये वाला फार्मूला मिलेगा। इस फार्मूले को इन डिटेल हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो कि अल्फा है ये बेसिकली लर्निंग रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हमारे लिए क्लास लेवल है, ओ एक्चुअल आउटपुट ऑफ न्यूरॉन, और वी आई जो कि सम है एक्चुअली सम ऑफ डब्ल्यू आई एंड एक्स आई जे, और एक्स आई जे एक्चुअल इनपुट है, और ये एक्चुअल आउटपुट है जो कि न्यूरॉन जनरेट करता है किससे इनपुट के अगेंस्ट। और यही हमारा जो फंक्शन जिसको हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एफ डैश यू आई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम। और सम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सम एक्चुअली जो है वो वेट्स और इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम वैल्यूज को एड अप करते हैं, तो समेशन है इनपुट्स और वेट्स का। उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू यू आई। और अगर हमारा फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन है तो फिर हमें वो ये फार्मूला रिटर्न करता है जहाँ पे हमारे पास पहले लर्निंग रेट आएगा, लर्निंग रेट को हम उसी फंक्शन के आउटपुट पे, इट मीन सिग्मॉइड फंक्शन हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा, और उस आउटपुट को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आउटपुट। इन अदर वर्ड इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहले हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा आउटपुट यूजिंग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और उसी आउटपुट को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आउटपुट के साथ। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद इट मीन यहाँ पे हमने क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन एज अ एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, तो
उसमें वेट्स को अपडेट करने का फार्मूला जो है वो हम देख चुके हैं कि हमने वहां पे वेट्स को अपडेट कैसे करना है। अब हम आते हैं बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क की तरफ। बैक प्रोपेगेशन बेसिकली जो है वो न्यूरल नेटवर्क को या मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने की एक टेक्निक है जिसमें दो फेजेज होते हैं। पहला फेज जो है वो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का है और दूसरा फेज जो है वो बैकवर्ड प्रोपेगेशन का है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पॉइंट 1 जो है वो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है, पॉइंट 2 जो है वो एरर एस्टिमेशन है और एरर एस्टिमेशन के बाद जो है वो बैकवर्ड प्रोपेगेशन का फेज स्टार्ट होता है। एक्चुअली पहले हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को देखें तो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि हम इनपुट पास करेंगे इनपुट लेयर को और इनपुट लेयर से वो हमारा जो एक्चुअल इनपुट है वो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स को पास होगा। हिडन लेयर न्यूरॉन्स एक आउटपुट जनरेट करेंगे, वो आउटपुट हमारी आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स को पास होती हैं। आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स आगे फर्दर एक आउटपुट जनरेट करेंगे और वो आउटपुट जो है उसकी बेस पे आप एरर कंप्यूट होगा। तो एरर जो कि डिफरेंस है हमारे क्लास लेबल्स का और न्यूरॉन के एक्चुअल आउटपुट का। जब एरर हम कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर वो एरर बैक प्रोपेगेट होता है। इट मीन एरर कंप्यूट करने के बाद हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा बैकवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड प्रोपेगेशन में एरर का सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो WX पे आएगा। इट मीन जो हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान कनेक्शंस हैं उस एरर की बेस पे उनके वेट्स अपडेट होंगे। उनके वेट अपडेट करने के बाद फिर वेट्स चेंज होते हैं हिडन लेयर और इनपुट लेयर के न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उन पे जो W की वैल्यूज हैं उन्हें अपडेट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बैकवर्ड फेज में एरर प्रोपेगेट होता है आउटपुट न्यूरॉन्स से इनपुट न्यूरॉन्स तक। बैकवर्ड प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क की भी वर्किंग बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सिंगल परसेप्ट्रॉन लर्निंग। इसमें भी हम एक ट्रेनिंग सेट जो है वो पास करते हैं नेटवर्क को। उस ट्रेनिंग सेट की बेस पे वो नेटवर्क हमें जो है वो एक आउटपुट जनरेट करके देता है। उस आउटपुट की बेस पे हम एरर कंप्यूट करते हैं। अगर हमारे ट्रेनिंग सैंपल के क्लास लेवल और न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट में डिफरेंस है इसका मतलब ये है कि फिर हमें वेट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि वेट्स एडजस्ट करके ही हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क द लर्निंग एल्गोरिथम हैज टू फेजेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फेज यही है कि हम इनपुट की बेस पे आउटपुट जनरेट करते हैं। इट मीन हमारा इनपुट जो है वो आउटपुट लेयर तक प्रोपेगेट करता है और फिर जब आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाता है तो फिर उसकी बेस पे एरर कंप्यूट किए जाते हैं और एरर को यूज करते हुए वो एरर बैक प्रोपेगेट होता है फ्रॉम आउटपुट लेयर टू इनपुट लेयर। और एरर प्रोपेगेट का मतलब ये है कि उस एरर की बेस पे हम वेट्स को अपडेट करते हैं। अब हम आते हैं उस ट्रेनिंग एल्गोरिथम की तरफ। उस ट्रेनिंग एल्गोरिथम में पहला स्टेप जो है वो इनिशियलाइजेशन का है। इनिशियलाइजेशन में हमने जो है वो वेट्स और थ्रेशोल्ड लेवल्स को रैंडम वैल्यूज के साथ जो है वो इनिशियलाइज करते हैं। वेट्स वो 2.4 और 2.4 है। यहाँ पे जो Fi है वो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ न्यूरॉन आई है। उसी न्यूरॉन पे जितने इनपुट्स होंगे वो वैल्यू यहाँ पे Fi कहलाएगी। और वेट इनिशियलाइजेशन जो है वो न्यूरॉन बाय न्यूरॉन होती है। इट मीन हर न्यूरॉन के लिए जो है वो अलग अलग हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट लेयर्स पे जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनके इनपुट कनेक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो F की वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो फिर हम उसके सेकंड स्टेप पे आते हैं जो कि एक्टिवेशन स्टेप है। एक्टिवेशन स्टेप में हम एक्टिवेट करते हैं बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क्स को बाय अप्लाइंग द इनपुट्स। वन बाय वन जो है हम इनपुट्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उस इनपुट की बेस पे वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। जब आउटपुट जनरेट होगा
तो हम जो है वो उसमें पहला फेज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर, क्योंकि हमारे जो हिडन लेयर पे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनपुट लेयर पे जो यूनिट्स हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। तो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स का सबसे पहले हम आउटपुट कंप्यूट करते हैं हमारे किसी एक इनपुट सैंपल की बेस पे, और आउटपुट जनरेट करने के लिए हम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ और उसमें से माइनस करेंगे थीटा। और थीटा जो है वो कुछ एग्जांपल में या कहीं पे कुछ बुक्स में आप जो है वो थीटा यूज करते हैं, कुछ बुक्स में आप एग्जांपल देखेंगे वहां पे थीटा यूज नहीं किया होगा। तो थीटा अगर हम यूज करें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम थीटा यूज नहीं भी करते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा बेसिकली यहाँ पे जो है वो एक थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड को हम माइनस करेंगे सम में से, और जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो सिग्मॉइड फंक्शन में से पास की जाएगी। तो जब सिग्मॉइड फंक्शन में से हम वैल्यू पास करेंगे तो वह हमें एक आउटपुट जो है वो जनरेट करके देगा, और हमें ये प्रोसेस हर न्यूरॉन पे, हिडन लेयर में जितने न्यूरॉन होंगे उन में से हर न्यूरॉन पे अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर पे तो हमें 10 टाइम यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम हिडन लेयर के न्यूरॉन्स का आउटपुट कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर हमने जो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स है उनका आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स का, फिर हम और हिडन लेयर के आउटपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस के ऊपर जो वेट्स हैं उनके साथ, उनमें से थीटा को माइनस करेंगे और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हम सिग्मॉइड फंक्शन को पास करेंगे, और सिग्मॉइड फंक्शन उसकी बेस पे हमें एक फाइनल आउटपुट जनरेट करके देगा। उस आउटपुट को फिर हम यूज करते हैं एरर कंप्यूट करने के। अब उसी एरर की बेस पे फिर हमने जो है वो वेट्स अपडेट करने होते हैं, और वेट्स अपडेट करने के लिए भी हमें दो फेजेस में हम वेट्स अपडेट करते हैं। पहला फेज जो है वो आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान जो कनेक्शंस हैं एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें एरर कंप्यूट करना होगा। एरर एक्चुअली वहां पे क्या होगा, हमारा क्लास लेबल माइनस उस न्यूरॉन का आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का आउटपुट, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे लिए ई ऑफ के होगा, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट ऑफ न्यूरॉन, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का आउटपुट और मल्टीप्लाइड बाय एरर। तो ये तीन वैल्यूज हैं। एरर क्योंकि हम उस न्यूरॉन के आउटपुट और क्लास लेबल के डिफरेंस की बेस पे हम कंप्यूट कर चुके थे, और फिर उससे हमने फर्दर मल्टीप्लाई करना है उससे आउटपुट को विद 1 माइनस आउटपुट। दिस मीन ये वैल्यू सेम यूज होगी, वाई के पी वही आउटपुट है आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का, यही वैल्यू हम यहाँ पे एरर कंप्यूट करते वक्त भी यूज कर रहे हैं, और यही वैल्यू हम यहाँ पे भी कंप्यूट कर रहे हैं। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू को 1 में से माइनस करने के बाद, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा एरर के साथ, एरर जो कि डिफरेंस है हमारे क्लास लेबल और आउटपुट का। जब हम ये एरर ग्रेडियंट कंप्यूट कर लेंगे तो उस एरर ग्रेडियंट की बेस पे फिर हमने डेल्टा डब्ल्यू कंप्यूट करना है, जो कि उन वेव्स के लिए होगा जो कि आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शंस हैं। उनके लिए डेल्टा डब्ल्यू के लिए लर्निंग रेट और फिर हिडन लेयर न्यूरॉन का आउटपुट, यहाँ पे इनपुट लेयर के लिए आउटपुट लेयर के लिए वो इनपुट कंसीडर हो रहा था, तो ये उस स्पेसिफिक हिडन लेयर के न्यूरॉन का आउटपुट होगा, और उससे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एरर ग्रेडियंट के साथ, जो कि हम यहाँ से कंप्यूट कर चुके हैं। अब इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा डेल्टा डब्ल्यू, और इसी डेल्टा डब्ल्यू को यूज करते हुए हम आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनके वेट्स अपडेट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास न्यू वेट की वैल्यू, उसमें हम ओल्ड वेट की वैल्यू लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे
डेल्टा डब्ल्यू जो कि हमने यहाँ पे इस फार्मूले से कंप्यूट किया। इसी तरह हमारे पास जितने कनेक्शंस होंगे आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान जितने भी कनेक्शंस होंगे उन हर कनेक्शन के वेट्स को हम यही फार्मूला यूज करते हुए अपडेट कर सकते हैं। और एरर ग्रेडियंट हमें एक बार ही कंप्यूट करने की जरूरत है, वही एरर ग्रेडियंट जो है वो यूज होता जाएगा हर फार्मूले के अंदर। लेकिन ये जो आउटपुट है ये वेरी करेगा क्योंकि हिडन लेयर में न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है आप किस न्यूरॉन के लिए जो के कनेक्शन वाला अपडेट वेट जो है वो अपडेट कर रहे हैं। हम जिस हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के कनेक्शन वाला वेट अपडेट कर रहे होंगे हम उसी का आउटपुट जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमने वेट अपडेट करने हैं हिडन लेयर और इनपुट लेयर के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनके वेट अपडेट करने के लिए हमें एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करना होगा हिडन लेयर्स का। और हिडन लेयर का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए हम हिडन लेयर के न्यूरॉन का आउटपुट और फिर उसी आउटपुट का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे 1 से। इट मीन 1 माइनस हिडन लेयर का आउटपुट, तो ये वैल्यू सेम है। हिडन लेयर का आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस हिडन लेयर आउटपुट और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू से। एक्चुअली ये वैल्यूज क्या, ये इनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा लाजमी है। जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे हमें जो है वो यहाँ पे चीज़ों को जो है वो इजीली समझना या एरर की बैक प्रोपेगेशन को इजीली अंडरस्टैंड करना इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि ये फार्मूला बेसिकली एक्चुअली जो है वो एरर को बैकवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है। आउटपुट लेयर टू हिडन लेयर और इनपुट लेयर के दरमियान जो कनेक्शंस हैं वहां पे इनपुट लेयर तक जो है वो एरर कंप्यूट हो रहा है इस इक्वेशन की बेस पे। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो ये वही एरर ग्रेडियंट है जो कि हमने आउटपुट लेयर्स पे कंप्यूट किया था, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हिडन लेयर के न्यूरॉन्स का जो वेट है। इट मीन हम जिस हिडन लेयर के न्यूरॉन का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे हैं हम उसका जो कनेक्शन आउटपुट लेयर के साथ था उनके वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट लेयर के एरर ग्रेडियंट के साथ। इट मीन जो आउटपुट लेयर पे एरर ग्रेडियंट था जो कि हमने ये कंप्यूट किया इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने उसको मल्टीप्लाई करना है हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के ऊपर जो वेट्स हैं। और ये अपडेटेड वेट की वैल्यू हम यूज नहीं करते, हम ओल्ड वेट्स की जो वैल्यूज थी उन्हें यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे पास एरर यहाँ पे था जिसको हमने एरर ग्रेडियंट कहा, अब हमने वेट अपडेट करना है W1 वेट को अपडेट करने के लिए हमें इस न्यूरॉन का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। इसका एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए हम इसी न्यूरॉन के आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इसी न्यूरॉन के आउटपुट के साथ और फिर ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। हमने जो एरर ग्रेडियंट कंप्यूट किया था जिसको हम एरर एस्टिमेशन भी यहाँ पे कह सकते हैं, एरर एस्टिमेशन को मल्टीप्लाई करेंगे WX के साथ क्योंकि इस एरर में इस W का कितना कंट्रीब्यूशन है उसकी बेस पे एरर ने बैक प्रोपेगेट होना है यहाँ से इस पॉइंट से इस W तक और इस W तक उसको प्रोपेगेट होने में इस वेट का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है उसको कंसीडर करते हुए हम जो है वो उस एरर को यहां तक प्रोपेगेट करते हैं। इट मीन यहाँ पे जो एरर कंप्यूट हुआ आउटपुट लेयर पे वो एरर एज इट इज यहां से W1 पे
प्रोपेगेट नहीं करेगा, बल्कि उसका एक पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू WX वो यहां तक जो है वो W1 तक प्रोपेगेट करेगा। अब हम आते हैं वापस फार्मूले की तरफ। एक्चुअली फार्मूला हमें ये बता रहा है कि हमने जो आउटपुट लेयर पे जो एरर ग्रेडियंट कंप्यूट किया उसको हम आउटपुट और हिडन लेयर के न्यूरॉन के दरमियान जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से एरर का एक पोर्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा एरर ग्रेडियंट ऑफ हिडन लेयर पे। तो हिडन लेयर का जब एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करना है तो मीन एज इट इज एरर प्रोपेगेट नहीं होगा, बल्कि वो आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान जो कनेक्शन है उसके ऊपर जो वेट की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद एरर का एक पोर्शन जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। अब इसमें सिग्मा भी यूज किया गया है। अब सिग्मा में के बेसिकली क्या है? के एक्चुअली आउटपुट लेयर के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। अगर आउटपुट लेयर पे एक ही न्यूरॉन होगा तो ये वैल्यू एक बार ही हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आउटपुट लेयर पे दो न्यूरॉन होंगे तो इट मीन्स क्योंकि दो कनेक्शन होंगे उस स्पेसिफिक हिडन लेयर के न्यूरॉन के दो आउटपुट न्यूरॉन्स के ऊपर, तो फिर एरर ग्रेडियंट जो है वो दोनों कनेक्शन पे क्योंकि डिफरेंट डब्ल्यूज हैं तो दोनों डब्ल्यूज के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और फिर उनकी वैल्यूज एड अप करके फिर हम इस फार्मूले में यूज करेंगे। अगर आपके पास आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स हैं तो इट मीन ये फार्मूला 5 टाइम रिपीट होगा और 5 टाइम रिपीट होने में जो एरर ग्रेडियंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो W की वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी। जब W की वैल्यूज चेंज होंगी तो अगर हमारे पास 5 आउटपुट लेयर पे न्यूरॉन्स हैं तो किसी भी हिडन लेयर न्यूरॉन के साथ उसके 5 कनेक्शंस होंगे और उन 5 कनेक्शंस के लिए हमें एरर ग्रेडियंट को हर वेट के साथ बारी बारी जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम एड अप करेंगे तो एक हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को फिर हम उसी हिडन लेयर के आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू हम सिग्मॉइड फंक्शन के फार्मूले में कंप्यूट कर चुके हैं और उसकी तकनीक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम ये एरर ग्रेडियंट कंप्यूट कर लेंगे उसके बाद आता है डेल्टा W कंप्यूट करना कि हिडन लेयर और इनपुट लेयर के किसी भी W में वेट में चेंज कितना आ रहा है। उस चेंज में हम यूज करेंगे लर्निंग रेट। XI यहाँ पे एक्चुअल इनपुट होगा जो कि हमारे ट्रेनिंग सैंपल का इनपुट है और ये इक्वेशन जो है वो एरर ग्रेडियंट एट हिडन लेयर न्यूरॉन है कि हिडन लेयर के न्यूरॉन का एरर ग्रेडियंट हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसी को यूज करते हुए फिर हम न्यू वेट्स कंप्यूट करेंगे। न्यू वेट्स की अप्रोच वही है, ओल्ड वेट्स की वैल्यूज में ऐड करेंगे चेंज इन वेट्स और चेंज इन वेट्स जो है वो हम यहाँ से कंप्यूट कर चुके हैं और इसमें एरर ग्रेडियंट जो है वो हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए कंप्यूट किया। जब हम वेट्स अपडेट कर लेंगे तो मीन हमारे दोनों फेजेस कंप्लीट हो चुके होंगे। फॉरवर्ड पास में हमने इनपुट से आउटपुट की तरफ गए, उसके बाद हमने एरर कंप्यूट किया और एरर कंप्यूट करने के बाद हमने बैक प्रोपेगेट करते हुए जो है वो वेट्स अपडेट कर दिए और फिर इसी स्टेप को जो है वो हम रिपीटेडली अप्लाई करते हैं। रिपीटेडली अप्लाई करने का मतलब यह है कि फिर हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे, उस इनपुट के ऊपर जो है वो हम फिर एरर कंप्यूट करेंगे और उस एरर को कंप्यूट करते हुए फिर वो वेट्स जो है वो अपडेट होंगे और यही प्रोसेस जो है वो स्टेप 2 टू स्टेप 3 जो है वो रिपीटेडली हम परफॉर्म करते जाएंगे जब तक जो है वो हमारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एक्सक्लूसिव आर की है और एक्सक्लूसिव आर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक न्यूरॉन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए एटलीस्ट जो है वो हमें 2 न्यूरॉन्स चाहिए और 2 न्यूरॉन्स जो है वो हिडन लेयर में न्यूरॉन्स होंगे, बाकी हमें इनपुट लेयर पे भी न्यूरॉन्स चाहिए होंगे और आउटपुट लेयर पे भी न्यूरॉन्स चाहिए होंगे। उसका अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो हमने x1 और x2
के अकॉर्डिंगली इनपुट लेयर पे 2 न्यूरॉन्स लेंगे और उनको हमने उनकी नंबरिंग कर दी न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2। इसी तरह हिडन लेयर पे भी हमने 2 न्यूरॉन्स लिए और उनके नेम हमने उनको लेबल किया न्यूरॉन 3 एंड न्यूरॉन 4। और फिर हमने आउटपुट लेयर पे एक न्यूरॉन लिया और उसको लेबल किया न्यूरॉन 5। यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पे ये -1 वैल्यू है और ये -1 एक्चुअली जो है वो बायस है। इसी तरह यहाँ पे -1 है, ये भी बायस है और यहाँ पे भी -1 है, ये भी बायस है। और इसके साथ जो है वो थीटा भी है जो कि थ्रेशोल्ड है। थीटा 3 इसको हम कह रहे हैं, इसको हम थीटा 4 कह रहे हैं और इसको हमने थीटा 5 कह दिया। और बायस जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये इनपुट्स के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, जिस तरह हम सिंगल परसेप्ट्रॉन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन ये एक एक्स्ट्रा इनपुट होगा आपके पास। अगर इस न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ पे अब 3 इनपुट कंसीडर होंगे। एक इनपुट जो कि W13 के थ्रू आएगा जो कि बेसिकली X1 होगा, दूसरा इनपुट इसके लिए जो है वो X2 होगा और थर्ड इनपुट जो है वो ये -1 होगा और ये -1 जो है वो 22। इनिशियली वेट्स क्योंकि पहला स्टेप है तो उसमें हमने वेट्स इनिशियलाइज करने हैं और वेट्स इनिशियलाइज करने के लिए हम वही अप्रोच यूज करते हैं जो कि रैंडमली 2.5 डिवाइडेड बाय Fi और Fi जो है वो नंबर ऑफ कनेक्शंस है। तो रैंडमली हम जो है वो एक गिवन रेंज में से वैल्यू जो है वो 1/1 वेट्स की इनिशियलाइज कर लेते हैं। जब वेट्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं तो फिर हम वेट्स को और इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वेट्स और इनपुट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से हम थीटा को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट सम आएगा उस रिजल्टेंट सम को हम यहाँ से सिग्मॉइड फंक्शन में से पास करेंगे और सिग्मॉइड फंक्शन हमें आउटपुट जनरेट करके देगा जो कि न्यूरॉन 3 का आउटपुट होगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन 1 और 2 जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। एक्चुअली हमें कैलकुलेशंस करनी है वो हमें न्यूरॉन 3, 4 और 5 पे करनी है और न्यूरॉन 5 के लिए कैलकुलेशन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम न्यूरॉन 3 और 4 का आउटपुट कंप्यूट नहीं कर लेते, क्योंकि न्यूरॉन 3 और 4 का आउटपुट जो है वो न्यूरॉन 5 के लिए इनपुट कंसीडर होगा। इसी तरह फिर हम न्यूरॉन 4 के दोनों इनपुट्स X1 और उसके रिस्पेक्टिव इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होगा, X2 उसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें से डेल्टा 4 माइनस करेंगे और ये वैल्यू हम पास कर देंगे सिग्मॉइड फंक्शन को। सिग्मॉइड फंक्शन हमें एक आउटपुट जनरेट कर देगा। अब ये दोनों आउटपुट हम जनरेट कर चुके हैं। इन्हीं आउटपुट्स को अब हम आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स के लिए एज इनपुट कंसीडर करेंगे और जो कि Y3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वेट जो कि Y3 और जो कि न्यूरॉन 3 और 5 के दरमियान कनेक्शन है उसके वेट के साथ Y4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूरॉन 4 और न्यूरॉन 5 के दरमियान जो कनेक्शन है। इनको एडअप करने के बाद इनमें से थ्रेशोल्ड या डेल्टा 5 की वैल्यू थीटा 5 की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे। रिजल्टेंट वैल्यू को हम सिग्मॉइड फंक्शन को पास करेंगे। सिग्मॉइड फंक्शन हमें एक आउटपुट जनरेट कर देगा। जब ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा तो अब उसकी बेस पे हमने एरर कंप्यूट करना है। एरर कंप्यूट करने के लिए हम आउटपुट न्यूरॉन का आउटपुट जो कि Y5 है उसको माइनस करेंगे हमारा जो पहला इनपुट था जो कि 0, 0 है और उसके लिए क्लास लेबल भी 0 कंसीडर होता है और उस 0 में से हम इस आउटपुट को Y5 के आउटपुट को माइनस करेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ये वाली वैल्यू होगी जिससे हम एरर कह रहे हैं। अब एरर को यूज करते हुए हम पहले न्यूरॉन 5 का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। न्यूरॉन 5 का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए
हम न्यूरॉन 5 के आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूरॉन 5 के आउटपुट को 1 में से माइनस करके, तो ये वही है। और न्यूरॉन 5 का आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस न्यूरॉन 5 का आउटपुट, और फिर उसके लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरर के साथ, और रिजल्टेंट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ये होगी, जो कि एरर ग्रेडियंट है आउटपुट लेयर न्यूरॉन का। अब इस एरर ग्रेडियंट को यूज करते हुए हमने W35 को भी अपडेट करना है, हमने W45 को भी अपडेट करना है। W35 को अपडेट करते वक्त हम लर्निंग रेट यूज कर रहे हैं 0.1। ये आउटपुट है न्यूरॉन 3 का आउटपुट, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1274 के साथ, जो कि एरर ग्रेडियंट हमने कंप्यूट किया है न्यूरॉन 5 का। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी 0.0067। इसी तरह हमने डेल्टा W45 कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे हम लर्निंग रेट यूज कर रहे हैं 0.1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Y4 के आउटपुट के साथ, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 5 के साथ, और इसका आउटपुट आएगा 0.0112। इसी को यूज करते हुए हम ओवरऑल एरर ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे, और ओवरऑल एरर ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, जो कि थीटा 5 के लिए, क्योंकि थीटा 5 की वैल्यू भी अब अपडेट होनी है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब इनपुट जो है वो 2 नहीं है, बल्कि एक इनपुट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था जो कि -1 था। वापस अगर हम यहाँ पे आए तो ये बेसिकली थीटा 5 है, तो हमने अब थीटा 5 को भी अपडेट करना है। थीटा 5 को अपडेट करते वक्त उसकी थीटा 5 की एक्चुअल वैल्यू पहले से डिफाइंड है, जो कि -1 है। ये वैल्यू जो है वो लर्निंग रेट है, और यहाँ पे एरर ग्रेडियंट है जो कि हम न्यूरॉन 5 का कंप्यूट कर चुके हैं, और इसकी बेस पे थीटा 5 की वैल्यू में भी जो डेल्टा थीटा 5 जो है वो भी हम कंप्यूट करेंगे। हम एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे हिडन लेयर न्यूरॉन्स का। हिडन लेयर न्यूरॉन्स का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करना है, तो पहले हम हिडन लेयर पे जो न्यूरॉन 3 है उसका एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, फिर हम न्यूरॉन 4 का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। अब इनका एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए हम न्यूरॉन 3 के आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस न्यूरॉन 3 के आउटपुट के साथ, और फिर इसने मल्टीप्लाई होना है W12 और एरर ग्रेडियंट एट, ये वाली जो वैल्यू है ये एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 5 है, और ये वाली वैल्यू जो है वो W35 की पहले वाली ओल्ड वैल्यू है। अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, ये उसकी ओल्ड वैल्यू है। तो हमने इन वैल्यूज को कंप्यूट करने के बाद हमें एक एरर ग्रेडियंट मिलेगा, जो कि इनपुट न्यूरॉन हिडन लेयर पे जो न्यूरॉन 3 है उसका एरर ग्रेडियंट। इसी तरह हम न्यूरॉन 4 का एरर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, उसमें हमारे पास आउटपुट होगा न्यूरॉन 4 का आउटपुट, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस न्यूरॉन 4 के आउटपुट के साथ, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय वेट एट ऑफ W45। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो -0.147 आएगी, जो कि एरर ग्रेडियंट होगा न्यूरॉन 4 का। अब क्योंकि हम एरर ग्रेडियंट इसका भी कंप्यूट कर चुके हैं, तो अब इनकी बेस पे हमने जो है वो सारे वेट्स अपडेट करने हैं, और वेट्स जब अपडेट करने हैं तो उससे पहले हमें डेल्टा W कंप्यूट करने पड़ेंगे। तो डेल्टा W सबसे पहला जो कंप्यूट करेंगे वो डेल्टा W13 है। डेल्टा W13 कंप्यूट करने के लिए लर्निंग रेट 0.1 जहाँ पे हमारा एक्चुअल इनपुट, और 0.0381 जो है वो
वैल्यू होगी एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 3। इसको जब हम कंप्यूट करें तो 0.0038 आएगा। इसी तरह वेट 23 अपडेट करने के लिए लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय करंट इनपुट और करंट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एरर ग्रेड ऑफ न्यूरॉन 3 और फिर इसके लिए जो है डेल्टा डब्ल्यू 23 कंप्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने डेल्टा थीटा 3 कंप्यूट करना है। डेल्टा 3 की वैल्यू जो है वो -1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लर्निंग रेट के साथ और एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 3। फिर हमने डेल्टा डब्ल्यू 14 कंप्यूट करना है, तो डेल्टा डब्ल्यू 14 में यूज करेंगे लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 4। फिर हमने वेट अपडेट करना है W24, उसका डेल्टा डब्ल्यू कंप्यूट करने के लिए लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट जो कि x2 की वैल्यू है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरर ग्रेडियंट एट न्यूरॉन 4। उसकी बेस पे भी हमें डेल्टा W24 कंप्यूट हो जाएगा। फिर हमने डेल्टा थीटा 4 कंप्यूट करना है और इसमें लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय एरर ग्रेडियंट ऑफ न्यूरॉन 4। और जब हम ये चेंज इन वेट्स कंप्यूट कर चुके होंगे उसकी बेस पे अब हमारे वेट्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे और अब हमें जो है वो वेट्स की न्यू वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल कनेक्शंस जो यहाँ पे थे वो जो इनपुट्स की बेस पे थे वो टोटल कनेक्शंस थे 6, जो कि W13, 14, 23, 24, 35 और 45 थे। इसके बाद जो है वो 3 थीटास की वैल्यूज थी और थीटा की वैल्यूज भी इसी तरह जो है वो अब अपडेट हो जाएंगी। इनको अपडेट करने के बाद जो है वो अब हमारा एरर रिड्यूस होगा और एरर रिड्यूस और हम यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर 0.001 से लेस नहीं हो जाता। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का मतलब ये है कि हम हर ईपॉक पे जो एरर अक्कर हो रहा था उनको हम एड अप करेंगे और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर देंगे, तो वो सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू होगी। और हमने यहाँ पे टर्मिनेशन क्राइटेरिया ये डिफाइन किया है कि जब तक उसकी वैल्यू 0.001 से कम नहीं होती में सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की, तब तक जो है वो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इट मीन हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे, नेक्स्ट इनपुट की बेस पे एरर कंप्यूट करेंगे, एरर कंप्यूट करने के बाद हम एरर ग्रेडियंट्स कंप्यूट करेंगे, एरर ग्रेडियंट्स कंप्यूट करके हम चेंज इन वेट की वैल्यूज कंप्यूट करेंगे और जब चेंज इन वेट कंप्यूट कर लेंगे तो उसकी बेस पे हम वेट अपडेट कर देंगे। और इसी का अगर हम लर्निंग कर्व देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इपॉक्स जो है वो बढ़ रहे हैं और ये वाली वैल्यू जो है वो 0.001 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर 0.0011 के से लेसर होता है, वहीं पे हम ट्रेनिंग को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। और ये रिजल्ट जो प्लॉट किए गए हैं ये 200 इपॉक्स के हैं। इट मीन्स ये रिजल्ट्स जो प्लॉट किए गए हैं ये 224 इपॉक्स पे हैं और 224 इपॉक्स के बाद जो है वो एरर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू 0.01 से लेस। फाइनल रिजल्ट्स ऑफ 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क लर्निंग
तो जब हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो चुका होगा तो उसके बाद और एरर की वैल्यूज या सम स्क्वायर एरर वैल्यूज उन्हें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y5 की वैल्यू जो है वो ये थी इन 4 आउटपुट्स के ऊपर, और उसकी बेस पे हमने जो है वो एरर कंप्यूट किए, और इन एरर्स को जब हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कंप्यूट करेंगे तो वो 0.001 आता है। तो फाइनली जो है वो ये नेटवर्क ट्रेन हो चुका है, जहाँ पे वेव्स की वैल्यूज आप देख सकते हैं कि एक्स न्यूरॉन 1 और 3 के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू +1 है, न्यूरॉन 1 और 4 के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू भी +1 है, न्यूरॉन 2 और 3 के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू भी +1 है, न्यूरॉन 2 और 4 के दरमियान जो कनेक्शन है उसमें भी वेट की वैल्यू +1 है, और न्यूरॉन 3 और 5 के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू -2 है, और न्यूरॉन 4 और 5 के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू +1 है। इसी तरह थीटा 3 की वैल्यू +1.5 है, थीटा 4 की वैल्यू +0.5 है, और थीटा 5 की वैल्यू +0.5 है। फाइनली ये हमारा एक ट्रेंड नेटवर्क है। अगर हम W की वैल्यूज यही यूज करें और उस इनपुट की बेस पे कंप्यूट करें तो हमें जो है वो सिंपली एक इपॉक परफॉर्म करना पड़ेगा। एक इपॉक के बाद जो है वो हम अगर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स कंप्यूट करेंगे तो 0.001 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि एंड गेट के लिए हमने एक न्यूरॉन यूज किया था, और वहां पे हम कह सकते थे कि अगर हम x1 + x2 में से माइनस करते हैं 1.5 तो उसकी हर वैल्यू के लिए जो है वो इक्वल टू 0 आता है। इट मीन्स हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो एंड गेट में एंड लॉजिकल ऑपरेटर में ये डिसीजन कर सकते हैं कि अब हम आते हैं डिसीजन बाउंड्रीज की तरफ। तो डिसीजन बाउंड्रीज में आप देख सकते हैं कि एंड गेट के लिए भी हमें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं, क्लास 0 क्लास 1 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और गेट में भी हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो क्लास 1 और क्लास 0 को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव आर के लिए हमें जो है वो 2 लाइंस लर्न करनी थी। इट मीन हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर जो है वो लर्न करने की जरूरत थी, और उन 2 पैरामीटर्स को लर्न करने के लिए जो है वो हमें एटलीस्ट 2 न्यूरॉन्स चाहिए थे हिडन लेयर में। एक न्यूरॉन जो है वो एक लाइन को लर्न करेगा और दूसरा न्यूरॉन जो है वो सेकंड लाइन को या स्प्लिटिंग पॉइंट को लर्न करेगा, और अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन जो है वो क्लास 1 के एलिमेंट्स हैं, और इन लाइन से बाहर वाली जो बाउंड्रीज हैं वो क्लास 0 के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट